देखो तो सबसे पहले पीवाईक्यू हम लोग किसके करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले पीवाईक्यू कर रहे हैं 2024 के। देखिए पहला पीवाईक्यू जो है वो मैचिंग है। क्या है क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से पढ़े समझे और करें। क्या है जरा देखो, 1 मोल 1 मोल ऑफ H2O2 1 मोल ऑफ O2 to O2। अच्छा, इस कन्वर्जन में कितने फराडे चार्ज लगेगा, ये पूछा जा रहा है। इस कन्वर्जन में कितने फराडे चार्ज लगेगा, तो जो सबसे इजी हो उसको आप सबसे पहले करो। तो यार सबसे इजी कौन है, तो गौर से देखना सबसे इजी कौन है, सबसे इजी बी वाला है। क्यों, MnO4 को आप Mn2+2 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जब इसको MnO4 को Mn2+2 में कन्वर्ट करोगे तो n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ 1 मोल कंपाउंड ऑब्लिक स्पीसीज। 1 मोल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में या 1 मोल किसी आयन के ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसको n फैक्टर कहते हैं, और n फैक्टर ही हमारा चार्ज है। क्यों, जो n फैक्टर आएगा वो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो n फैक्टर होगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही 1 फराडे कहते हैं, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फराडे के बराबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फराडे के बराबर होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ n फैक्टर निकालना है। जो n फैक्टर होगा वही चार्ज की वैल्यू होगी। तुम्हें क्या निकालना है, सिर्फ n फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1.5 मोल है, इसका 1 मोल है, तो मान लो मैंने इसका 1 मोल लिया, तो इसका n फैक्टर क्या होता है, तो सारे बच्चों को पता है कि Mn+4 MnO4 निगेटिव से Mn2+2 जाने का n फैक्टर क्या आता है। Mn के नीचे कितना लिखा है 1, यहां पे कितना है 7, यहां पे कितना है 2, तो n फैक्टर कितना आया 5, तो चार्ज कितना खर्च होगा 5 फराडे। 1 मोल MnO4 निगेटिव के कन्वर्जन में चार्ज कितना खर्च होगा 5 फराडे। कितना खर्च होगा 5 फराडे, मतलब मैचिंग क्या है 4th है। तो B की मैचिंग क्या है 4th। B की मैचिंग देखो, इसमें भी 4th है, इसमें भी 4th है, इसमें भी 4th है। अब आप और किसी की मैचिंग निकाल लो, A की मैचिंग, D की मैचिंग निकाल लो। ये क्या है +2 और ये क्या हो रहा है +3, तो कितना फराडे आएगा 1, n फैक्टर निकालना हो, इसके नीचे कितना है 1, 2 - 3, तो 1 2 - 3 किया तो कितना आया, 1 आया। इसका मतलब n फैक्टर 1 है, तो चार्ज कितना खर्च होगा 1 फराडे खर्च होगा। अब 1 फराडे कौन है, 3rd। इसका मतलब D की मैचिंग 3rd है, 3rd नहीं है, 3rd नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कौन हो गया, ये हो गया। आंसर कौन है, ये देखो, जो n फैक्टर होगा वही बच्चों, वही क्या होगा, वही चार्ज होगा। अब ये देखो, अब इसका निकाल लो, ये क्या है -2 से 0, अब इसके नीचे कितना है 1, -2 0, n फैक्टर कितना हुआ 2, तो चार्ज कितना खर्च होगा 2 फराडे। 2 फराडे का मतलब सेकंड, 2 फराडे का मतलब सेकंड। देखो फर्स्ट का सेकंड आ रहा है, तो इसका ये आएगा। अब यहां देखो 1.5 फराडे है, तो कैल्शियम किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम +2 में, तो n फैक्टर कितना है 2, 1 मोल का n फैक्टर 2 है, तो 1.5 मोल का n फैक्टर कितना होगा, 1.5 मोल का n फैक्टर कितना होगा 3।
तो 3 n फैक्टर है तो 3 फराडे चार्ज खर्च होगा, तो इसका मर्ज हो जाएगा 3 फराडे। ऐसे बस आंसर आ गया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। अब इसको देखो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नो ऑफ द वैल्यू। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन नहीं, ओरिएंटेशन से सिर्फ ये पता चलता है बच्चों अच्छा ठीक है बेटा, कर देंगे, अगली बार कर देंगे। ओरिएंटेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि परफेक्ट कोलिजन होगी कि नहीं होगी, उससे एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लेना नहीं है। रेट कांस्टेंट ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ये फार्मूला होता है, log K2/K1 इक्वल टू EA 2.3032 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब आपको 2 डिफरेंट टेम्परेचर में यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। तो आंसर क्या होगा? ये। अब जरा देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। विच प्लॉट ln k वर्सेस 1/T इज। अब ln k वर्सेस 1/T, तो इक्वेशन क्या होती है? ln k इक्वल टू माइनस EA/R 1/T प्लस ln A। अब इसको बच्चों कंपेयर करो, तो ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया c और ये हो गया m। ये देखो, तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये देखो, ये पॉजिटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप आना है, तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप ग्राफ कौन सा है? बी ग्राफ है। और इसका स्लोप कितना आ रहा है बच्चों? इसका स्लोप आ रहा है माइनस EA/R। नेक्स्ट, द हेनरी कांस्टेंट, गौर से सुनो अगला क्वेश्चन। द हेनरी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 गैसेस A, B, C इन वाटर आर दिस। द सॉल्बिलिटी ऑफ दीज गैस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। अब देखो, सॉल्बिलिटी और हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉल्बिलिटी और हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखो है, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे कम इसकी है, तो सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, तो बी की सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सी की, ये गलत है, फिर ए की। तो आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि सॉल्बिलिटी हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। जल्दी जल्दी बताते रहो आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिए। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिव ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इतना बार। द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर इज डन। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में स्लोप की बात कर रहा है, तो पाई इक्वल टू होता है ICRT। ग्राफ हमें बनाना है इसके बीच में, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, तो ये हमारा हो गया स्लोप। प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिव ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इतना। स्लोप कितना है? इतना। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है 25.73 और यहां पर स्लोप कितना है? IRT। अब गौर से सुनिएगा, वो टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है, तो यार टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है तो I कितना है? 1। क्यों?
क्योंकि आप मॉलिक्यूल का नाम नहीं बता रहे हो। जब आप मॉलिक्यूल का नाम नहीं बताओगे तो हम अपनी तरफ से ये मान के चलेंगे कि वो किसी भी तरह का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं कर रहा है। जब कहीं पर भी मॉलिक्यूल मेंशन नहीं होता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। आर की वैल्यू दी है 0.083, टी की वैल्यू निकालनी है। अब आप टी निकाल लो, अब आप क्या करो, टी निकाल लो। तो बच्चों टी निकालोगे तो कैसे आएगा, 25.73 डिवाइडेड बाई 0.083, ये आ रहा है 310 केल्विन। 310 केल्विन डी आंसर, डी आंसर, यस। अब जरा देखो गौर समझो। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रिट्रल व्हेन टेम्परेचर चेंज 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अच्छा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो यदि हम ये माने कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर पर रेट कितना है, आर है, तो 57 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो देखो आपको मैंने पढ़ाया है, ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log R2 अपॉन R1 इक्वल टू EA अपॉन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये देखिए, आप यहां K2 अपॉन K1 भी लिख सकते हो, आप यहां पे R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हो। ध्यान है आप सबको, आप यहां पे R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हो और आप यहां पे K2 अपॉन K1 भी लिख सकते हो। प्रसन्ना बेटा तुम क्या कह रहे हो, यस। अब जरा गौर से देखो, आपको रेट की वैल्यू दी है 4 गुना, ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, आर की वैल्यू देखो 8.314। अब टेम्परेचर वाला मामला सॉल्व कर लो, 320 इंटू 300 एलसीएम ले लो, तो ये बचेगा 20, 320 माइनस 300 20 बचेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, ये इक्वल, ये इधर ले आए 2.3032 8.314, log 4 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0.0। अब ये सब इधर आ जाएगा, 0 से 0 उड़ा दो और ये 16 कर दो, तो 16 इंटू 300 और यूनिट क्या है, जूल। अब आप बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करें, 2.3032 इंटू 8.314 इंटू 0.6021 इंटू 16 इंटू 300, तो ये आ रहा है 55,341.757 जूल में ये आ रही है। अब किलो जूल में कितनी आएगी, मगर हा बच्चों आंसर मैच नहीं करना हो, सर लास्ट वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर बताओगे, अभी उसको भी देख लेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कहां गड़बड़ है। अच्छा 273 में 27 जोड़ोगे तो 300 ही आएगा, और 57 जोड़ोगे तो 20 बढ़ गया, 37, अच्छा 30 बढ़ गया, यहां पे ये गलत लिखा है, 57 जोड़ोगे तो 30 बढ़ जाएगा,
330 हो जाएगा। इसके बीच में 30 का डिफरेंस है, तो यहां पे भी गड़बड़ हो गया, इसका मतलब यहां पर भी गड़बड़ हो गया, है ना। ये वाला पोर्शन हमारा गड़बड़ हो गया, इसका मतलब रुक जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक यहां पे हो गई। तो ये हो गया 330, तो ऊपर आ गया बच्चों 30, नीचे आ गया 300 और 330, 300 300 कट गया 10, तो यहां पे आ गया 10 इंटू 330, ठीक है ना। तो देखो ये 300 आ गया, अब ये सब इधर आ गया, 2.3032, 8.314, 10 330 इंटू log 4, ये देखिए log 4 की वैल्यू ये है 10 330। अब कैलकुलेट करो, 2.3032 इंटू 8.314 इंटू 0.6021 इंटू 10 इंटू 300, ठीक है। अब आपका 34 दशमलव समथिंग आ रहा है। अच्छा 300 नहीं है, 330 है, ओ डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 330। तो अब बच्चों हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 38.047.33 जूल, ये आंसर आ रहा है। अब ये इसको जब टिक करोगे तो 38.04 आ जाएगा, सी, यस 38.0। हाँ बेटा सही कर दिया जलेबी, हाँ बेटा वो सही कर दिया, यस वो सही कर दिया, हम लोगों ने सही कर लिया। चलो अब आगे करें, अब इस क्वेश्चन को करिए। हाँ बेटा सही कर दिया, सही कर दिया। मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू ए वोल्टामीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ 100 सेकेंड। तो देखो आपको टी की वैल्यू दी है, आपको आई की वैल्यू दी है, आपसे पूछ रहा है कितना मास डिपॉजिट होगा। तो मैंने आपको एक बात पढ़ाई है, एन फैक्टर इंटू मोल इक्वल टू क्यू अपॉन 96500 कूलाम में, यदि चार्ज कूलाम में है तो ये। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2। अब वो कह रहा है मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट, तो मोल को मैंने लिख लिया, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई की वैल्यू है 9.487, इसको आई इंटू टी लिख दिया है। टी की वैल्यू कितनी है 100 सेकेंड और 96500, 1 2 1 2। अच्छा 1 फराडे की वैल्यू इन्होंने इतनी लिखी है, 1 फराडे की वैल्यू इन्होंने इतनी लिखी है, तो जितनी 1 फराडे की वैल्यू लिखी है वो लिखनी पड़ेगी। इन्होंने 1 फराडे की वैल्यू ये लिखी है, तो हमें भी 1 फराडे की वैल्यू यही लिखनी पड़ेगी। इन्होंने बच्चों 1 फराडे की वैल्यू ये लिखी है, तो वही वैल्यू हमें भी लिखनी पड़ेगी। अच्छा यहां पे थोड़ा सा गलत है, 9.6487 है, तो देखो ये हटा दिया तो 4 जीरो आ गए, ये कट गया, 2 जीरो इससे कट गए, तो W इक्वल टू आ गया 63, उधर चला गया और 200 इधर आ गया, 100 और ये 2, तो 63 में 3 1.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 0.315 ग्राम। तो 0.315 ग्राम ये है, 0.315 ग्राम, 0.3। सी कैसे कर रहे हो, 3 पॉइंट कैसे आएगा, देखो यहां पे ये पॉइंट लगा है और इसकी वैल्यू ये है,
तो यहां से 4 जीरो बढ़ेंगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 जीरो कट गए तो नीचे 2 जीरो बचे। अब जब 63 इधर आएगा और 2 इधर आएगा तो 63 को डिवाइड करोगे 2 से, 31.5, 2 जीरो लगाओगे तो ये आ जाएगा ना। क्लियर है सब लोगों को? तो 0.315 आएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो नीट री एग्जाम, अब री एग्जाम वाला पेपर डिस्कस करते हैं। ये देखिए, यस यस यस। अब री एग्जाम वाला पेपर देखो, फॉलोइंग डाटा इज ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी order of reaction with respect to A order of reaction with respect to A and B respectively। ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने तुम्हें क्या तरीका बताया है? मैंने आपको तरीका बताया है कि आप एक के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करो, दूसरे के कंसंट्रेशन का रिलेशन निकालो रेट के साथ। अब देखो रेट ये दिया है, कंसंट्रेशन ये दिए, तो मैंने बी का कंसंट्रेशन देखो कांस्टेंट है, यदि मैं पहले एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट का कंपेयर करूं तो बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ है? डबल। तो रेट क्या हुआ है? डबल। जो कंसंट्रेशन का चेंज वही रेट का चेंज, तो ऑर्डर कितना होता है? 1। जो कंसंट्रेशन का चेंज वही रेट का चेंज, तो ऑर्डर कितना होता है? 1। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ए को कांस्टेंट करो तो इसको कंपेयर कर लो तो ए कांस्टेंट हो गया। यदि मैं इसको कंपेयर कर लूं तो ए का कांस्टेंट हो गया। बी क्या हो रहा है? डबल। रेट क्या हो रहा है? 4 टाइम। चेक करो, 4 चको 16, कंसंट्रेशन डबल कर रहा है और रेट 4 टाइम हो रहा है। यदि कंसंट्रेशन के स्क्वायर में रेट चेंज हो रहा हो तो ऑर्डर 2, कंसंट्रेशन के क्यूब में रेट चेंज हो रहा हो ऑर्डर 3, कंसंट्रेशन के बराबर चेंज हो रहा हो ऑर्डर 1, कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट ना चेंज हो रहा हो तो ऑर्डर 0। तो ऑर्डर कितना आया? 2। तो बी के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर आ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर आ रहा है। यस। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्शन द वन विच इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है? आप सभी बच्चों ने देखा होगा, मैंने 1 शॉट में भी पढ़ाया है और उसमें भी पढ़ाया है। कोरोजन का मतलब होता है किसी मेटल का एयर के साथ रिएक्शन, और फॉर्म क्या करेगा? मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट, ईटीसी। मतलब मिनरल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मिनरल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब देखो, जब रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हो तो आयरन क्या करता है? आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, इसको रस्ट कहते हैं, ब्राउन कलर का। तो ये तो कोरोजन का एग्जांपल है। अब जरा देखो, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये कोरोजन कहां है? ये तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करा रहे हो, ये कोरोजन का एग्जांपल नहीं है। ट्रेनिसिंग ऑफ सिल्वर, इसमें भी क्या होता है? सिल्वर एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये भी कोटिंग भी क्या है? एक तरह का डिपोजिशन ही है। तो जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, ये कोरोजन का एग्जांपल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ln वर्सेस 1/T? ये 2024 के पेपर नंबर 1 में भी आया है और ये 2024 के री एग्जाम में भी आया है।
ये क्वेश्चन अभी मैंने किया है, ये देखो अभी मैंने किया है इस क्वेश्चन को, ये देखिए ये 2024 में आया है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, और ये क्वेश्चन री एग्जाम में भी आया है, ये देखिए। तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये है स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे फोकस करें। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज, अब देखो आपको ई सेल स्टैंडर्ड दिया है, कितना दिया है? इतना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, आपसे डेल्टा जी स्टैंडर्ड पूछ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला होता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल स्टैंडर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन और 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन। 1 फराडे की वैल्यू क्या है? 96487, और सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? इतना। अब देखो आंसर माइनस में आएगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये तो गलत हो गए, आंसर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां माइनस साइन है और ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये दो गलत हो गए, या तो ये आंसर है यही है। अब इसमें से कौन है? तो गौर से देखो आंसर किलो जूल में दिया है और ये आएगा जूल। तो अब हमें ये देखना है कि ये 5 से बड़ी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 96487 इंटू 0.32, तो ये वैल्यू आ रही है -61751.68 जूल। किलो जूल में कितनी आएगी? -61.75168 किलो जूल। ऐसा कहां है? पहला वाला आंसर है। यस, ऐसा कहां है? पहला वाला आंसर है। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 and 700 केल्विन इज, यदि देखो तो इस कॉन्सेप्ट पर मैं अभी 2 से 3 बार क्वेश्चन कर चुका हूं, इसी कॉन्सेप्ट पर। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट पर हर पेपर में क्वेश्चन है। अब देखिए आपको ये फार्मूला लगाना है, मतलब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.3032 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब वैल्यू रख दो। K2 की वैल्यू कितनी है? K1 की वैल्यू कितनी है? EA की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू, अब इसको एलसीएम ले लो, कट्टम काट खेल लो। अब यार इसको सॉल्व करना है, तो आप पॉइंट हटा दोगे, 4 3 12 और 5 चौको 20, तो ये log 3.5 आ गया, 2.3032 आ गया, 8.314 आ गया, फिर ये आ गया 5, इसको 2 से उड़ा देते हैं तो ये 335 350, तो फिर ये आ गया 350 बराबर क्या आ गया? EA। ये सारी चीजें मैं इधर ले आया, अब इनकी वैल्यू डाल दो। देखो log 3.5 की वैल्यू है 0.441, ये देखिए log 3.5 की वैल्यू ये है, फिर इनटू 2.3032
8.132 इंटू 8.134 इंटू 5 इंटू 350, तो ये आ रहा है 18,233 जूल अप्रॉक्सीमेट। अब 18,233 जूल अप्रॉक्सीमेट कौन सा आंसर है? 219, 500, 200, ये वाला आंसर है लगभग। अब इस क्वेश्चन को सारे बच्चे समझें। यस, हाँ बेटा विशाल, वो भी करा दूंगा। मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद 15 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। अब देखो यार बच्चों, आइसोटोनिक का मतलब होता है उनके सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होंगे। ये आइसोटोनिक की कंडीशन है। यदि दो सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक हैं, इसका मतलब उनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है। तो ग्लूकोज का पाई और यूरिया का पाई आपस में बराबर है, तो पाई इक्वल टू होता है I1C1RT I2C2RT। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का R सेम है, टेम्परेचर अलग अलग नहीं कहा गया है और R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। ग्लूकोज का I1, यूरिया का I1, तो दोनों का I भी सेम है। अब C लिखो। C कैसे लिखोगे? मास ऑफ ग्लूकोज, भाई किसी का कंसंट्रेशन कैसे लिखा जाता है? मोल पर लीटर। तो मोल ऑफ ग्लूकोज, तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर, 1 लीटर बराबर आइसोटोनिक विद, इसको भी मोल बनाओ। ये देखो ग्राम पर लीटर है, इसको मोल पर लीटर बना दो। ये अब मोल पर लीटर हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे मोलरिटी लिखनी है। ये भी मोलरिटी है, ये भी मोलरिटी है, तो मोलरिटी मोल पर लीटर होती है। तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। अब W की वैल्यू निकाल लो। तो W की वैल्यू कैसे आई? 160 ऊपर चला गया, 15 और 60, तो ये आ गया 3, सॉरी ये आ गया 3, तो ये आ गया 45 ग्राम। 45 ग्राम, यस ठीक है, 45 ग्राम। अगला चलते हैं। नीट 2023 के क्वेश्चन, 2 पेपर करा दिए आपके। अब इसको देखो जरा। 2 statement, 1 is labeled as assertion, 1 is other as reason. Reaction can have zero activation energy, false। किसी भी रिएक्शन की जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, ये मैंने आपको नोटबुक में भी लिखाया है और 2023 का काफी विवादित क्वेश्चन ये था, ध्यान रखिएगा। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that their energy become to the threshold energy value is called activation energy। ये हमारा कैसा है? ट्रू है। ये एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन लिखी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दी गई वो मिनिमम एनर्जी जिसको पाकर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये ट्रू है। मगर किसी की भी एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है? पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। इसमें क्या है? ए है। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन व्हेन रेट इक्वल टू ए की पावर 2b, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, द रेट इज, ऑर्डर कितना है? ए के ऊपर ऑर्डर कितना है? 2।
तो जब कंसंट्रेशन तुम ट्रिपल करोगे तो रेट उसके स्क्वायर में चलेगा, तो रेट क्या होगा 9 गुना हो जाएगा। यदि ऑर्डर 2 है तो कंसंट्रेशन के चेंज के स्क्वायर में रेट का चेंज आता है। यदि ऑर्डर 1 है तो जो कंसंट्रेशन का चेंज वही रेट का चेंज, और यदि बच्चों ऑर्डर 0 है तो कंसंट्रेशन के चेंज करने पे रेट में कोई चेंज नहीं आता है। तो ए के ऊपर कितना ऑर्डर लगा है 2, तो जब ए के ऊपर 2 ऑर्डर लगा है इसका मतलब जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा उसके स्क्वायर में रेट में चेंज होगा। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है ट्रिपल, तो रेट क्या होगा 9 गुना। देख लो कहां है, और इंक्रीज होगा। अब इसको देखिए, यस अब असर्शन और रीजन इन इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई से, वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड अपॉन एन। यस, हर रिएक्शन का एन अलग अलग होता है, हर रिएक्शन का एन डिफरेंट होता है। यदि हर रिएक्शन का एन अलग अलग है तो डेल्टा जी अलग अलग होगा। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन का एन डेल्टा जी पे डिपेंड करता है, तो ये बात ट्रू लिखी है। ई सेल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी और डेल्टा जी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी ट्रू लिखा है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये सब पढ़ाया है। अब बताओ दोनों ट्रू हैं मगर क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू एन पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा जी की वैल्यू एन पे डिपेंड कर रही है ना। तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस क्या है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। सी आंसर होगा इसमें, जैसा स्टेटमेंट बना है तो सी। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, सेंटीमोलर का मतलब होता है m/10, KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। आपको कापा की वैल्यू दी है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना, आपको R की वैल्यू दी है, वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। तो यार हमको डायरेक्ट फार्मूला पता है, कापा इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। कापा की वैल्यू डायरेक्ट दी है और सी को क्या कहते हैं 1 अपॉन आर। सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन आर, और एल अपॉन ए क्या है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इसमें बस 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 4 अंक बाद लगा दो 4 4, ये आ रहा है 1.26, ये आंसर आ गया। बात समझ पाए भाई, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसने कहा है कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, आपको कापा दिया है, आर दिया है, आर दिया है तो सी दिया है। अच्छा, नीट 2022 अब इसको देखो, गिवन ब्लो आर हाफ सेल रिप्रेजेंट, एक हाफ सेल ये दिया है, एक हाफ सेल ये दिया है। विल द परमैग्नेट आयन लिबरेट O2 फॉर द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, क्या परमैग्नेट आयन O2 को रिलीज करेगा? अब देखो कोई भी सेल काम करेगा कि नहीं करेगा वो कौन बताता है, ई सेल। ई सेल की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि ई सेल की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और सेल स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि सबसे पहले ये देखो कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो वो इस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है कि
MnO4 negative while the permanganate ion MnO4 negative liberate O2, इसका मतलब परमैग्नेट आयन O2 निकालेगा, तो इसका मतलब ये वाटर से रिएक्शन करके O2 बना रहा है और अपना किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। वो इस सेल की बात कर रहा है। यदि ये सेल बनेगा तो O2 निकलेगी। अब ये सेल पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये +7 से +2, तो ये क्या है, रिडक्शन, और ये -2 से 0, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जिसकी आरपी वैल्यू ज्यादा है वो हमेशा क्या बनेगा, कैथोड। अब आरपी वैल्यू इसकी क्या है, 1.5, आरपी वैल्यू इसकी क्या है, 1.2। इसका मतलब अच्छा गौर से ध्यान देना, ये उल्टा लिखा है, Mn2 प्लस MnO4 निगेटिव, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। देखो, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आएगा, -1.5, और यहां पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आएगा। तो जिसकी आरपी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड बनेगा। आरपी वैल्यू इसकी ज्यादा है, -1.2 बड़ी वैल्यू होती है और -1.5 छोटी वैल्यू होती है। आरपी वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसका मतलब ये कैथोड बनेगा। और जबकि ये क्या बना हुआ है, एनोड। चेक करो, ये क्या बना हुआ है, एनोड है, और जबकि इसको बनना क्या है, कैथोड। मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 हाफ सेल दिए हैं। अब 2 हाफ सेल में कैथोड कौन होगा स्पॉन्टेनियस होने के लिए? तो 2 हाफ सेल मिलके जब भी सेल बनाएंगे और यदि वो सेल स्पॉन्टेनियस है तो हमेशा कैथोड वो होगा जिसकी आरपी वैल्यू हाईएस्ट हो। अब पहली बात, क्वेश्चन में इन सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, चेक करो, +2 से +5, +2 से -2। अच्छा, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सॉरी मुझे लग रहा है उससे लिखने में गलती हो गई है ऑपरेटर से। ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल है 0 से -2, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0 से +5 +7। तो मुझे लग रहा है या तो ऑपरेटर ने लिखने में गलती कर दी है या क्वेश्चन ही ऐसा आया है। यदि क्वेश्चन ऐसा आया है जैसा ये लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये ऑक्सीडेशन दिया था तो मैंने इसको पलट दिया, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, तो ये कैथोड होगा। यदि सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो ये कैथोड होगा, और जबकि ये क्या है, एनोड। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होता है, इसका मतलब ये सेल पॉसिबल नहीं है। यस, गलत हो गया। अब सेल पॉसिबल नहीं है तो ई सेल कैसा होगा, निगेटिव आएगा। इसमें भी निगेटिव आ रहा है, इसमें भी निगेटिव आ रहा है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है, 1.223। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है, ये माइनस है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं हो भाई। हाँ, इसका मतलब ये क्या है, ये गलत लिख गया है, छप गलत गया है, जो मुझे लग रहा है कि ये छप गलत गया है। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये वैल्यू डालूंगा ना तो कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। ये देखो, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो ये आ गया, और ई सेल की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो सेल स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ई सेल की वैल्यू हमेशा निगेटिव आनी चाहिए।
तो ई सेल की वैल्यू यहां पॉजिटिव आ रही है। और यहां पॉजिटिव क्यों आ रही है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, उसका रीजन है कि यहां पे गलत लिखा है, यहां पे गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। अभी देखो, यदि मैं इसको माइनस लिख दूं तो ये वाला आंसर मैच कर जाएगा। ऐसे क्या हो रहा, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये तो हो गया कि सेल काम नहीं करेगा, मगर पोटेंशियल ये होगा कि ये होगा, ये मैच नहीं कर रहा है। ये तब मैच करेगा जब यहां पर आप उल्टा कर दो, तो ये प्लस रहेगा और ये प्लस यहां पर रखोगे तो ये माइनस रहेगा, है ना। तो वो मिस्टेक है, वो मिस्टेक है ऐसे। अब जब ऐसे कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस। अब देखो ये 7 है, 7 से 3 गया 10 से 3 गया 7, ये 9, 9 से 2 गया 7, ये 4, 4 से 2 गया 2, 1 से 1 गया 0। ये देखो, अब ये देखो मैच कर गया लगभग। 1 मिनट देखना, 7 से 3 गया, ये हुआ 9, 9 से 2 गया 7, हाँ लगभग ये आ गया, ये वाला। क्लियर? तो सभी बच्चे ध्यान दें, यहां पे गलती है, ये पलट जाएगा, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा होगा, ये जो है ना ये ऐसे लिखा होगा। मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि उधर जगह नहीं है, ये ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, बात समझ पाए? कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको हमेशा कैथोड बनाना है, और यदि बनाने पे सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा सेल स्पॉन्टेनियस है। यदि सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, सेल हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अब उसमें कहीं मिस्टेक है, अब किस चीज की मिस्टेक है मुझे पता नहीं है। क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इज, देखो मोललिटी आपको 1 दी है, मोल ऑफ सॉल्यूट ये दी है, तो मोललिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी की वैल्यू 1, मोल ऑफ सॉल्यूट 5, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? वो ये आया। अब इसको ग्राम में बना लो, तो मास को ग्राम में बनाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ग्राम में है, ये देखो ऑप्शन ग्राम में है, तो 500 ग्राम आ गया। यस 500 ग्राम आ गया। बात समझ पाए सारे लोग? अब इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को सब लोग करो। The given graph is a representation of kinetics of a reaction. The y and x axis for 0 and first order reaction respectively. अच्छा, ये एक ग्राफ है। अब उसमें कह रहे हैं आप पहचानो कि y पे क्या होगा, x पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इस ग्राफ से एक बात पता चल रही है कि y की वैल्यू x से इंडिपेंडेंट है। वैल्यू ऑफ y डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ x। इस ग्राफ से ये पता चल रहा है x की कोई भी वैल्यू डालो y की वैल्यू फिक्स है। चेक करो, x की कोई भी वैल्यू डालो y की वैल्यू फिक्स है। तो अब पढ़ो, यदि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, y क्या है, कंसंट्रेशन,
और x क्या है, टाइम। तो यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी। तो टाइम चेंज होगा तो ए नॉट की ए टी की वैल्यू चेंज होगी, टाइम चेंज होगा तो ए टी की वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में आप चेक करो, इक्वेशन में ए नॉट की इक्वेशन में ए टी है, ए टी की वैल्यू टी पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये गलत है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाई क्या है, कंसंट्रेशन, एक्स क्या है, टाइम। तो यदि ये वाला गलत है तो ये वाला भी गलत हो गया। अब ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्स क्या है, वाई क्या है, रेट, और एक्स क्या है, कंसंट्रेशन। अब जीरो ऑर्डर के रेट की इक्वेशन ये होती है। अब कंसंट्रेशन की कोई भी वैल्यू डालो, रेट कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो सही लिखा है। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर के रेट की इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू के। अब कंसंट्रेशन की कोई भी वैल्यू डालते रहो, आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि रेट वाली इक्वेशन में कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। अब यहां जाओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वाई क्या है, टी हाफ, और एक्स क्या है, कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के टी हाफ का फार्मूला ये होता है, इसमें कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं होता है। अब कंसंट्रेशन कुछ भी डालो, टी हाफ में चेंज ही नहीं आएगा, तो ये आंसर है। कंसंट्रेशन देखो, वाई एक्सेस पे क्या है, टी हाफ, एक्स एक्सेस पे क्या है, कंसंट्रेशन। अब टी हाफ कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो कंसंट्रेशन की कोई भी वैल्यू डालते रहो, टी हाफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या है, सी। आंसर क्या है, सी। बात समझ पाए कैसे किया? ये ग्राफ ये बता रहा है कि y की कोई भी वैल्यू डालो, x पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x एक कांस्टेंट ग्राफ बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो अब आप चेक कर लो। अब इसको देखिए बच्चों, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पास टू ऑब्लिक कॉपर, Zn 2 पास टू ऑब्लिक Zn, Fe 2 पास टू ऑब्लिक Fe, Ag पास टू ऑब्लिक Ag का पोटेंशियल दिया है, मतलब आरपी वैल्यू दी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर्स। सबकी आरपी वैल्यू दी है और पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो कौन सी रिएक्शन होती है? जिसका आरपी ज्यादा हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैथोड। वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैथोड। तो अब आप मैच कर लो, एक कॉपर है और एक Zn है, कॉपर और Zn को जोड़ा गया है। तो कॉपर और Zn को यदि जोड़ा जा रहा है तो आरपी किसका ज्यादा है, कॉपर का ये है, Zn का ये, कॉपर का ज्यादा है, तो कॉपर कैथोड होना चाहिए। कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, कैथोड है, तो इसका मतलब ये सेल काम करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, नॉट पूछा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर्स। जिसका आरपी ज्यादा है वो कैथोड होगा तो सेल काम करेगा, इसका आरपी ज्यादा है, ये कैथोड है, +2 से 0। अच्छा, कॉपर को Fe के साथ जोड़ा गया है, तो कॉपर का क्या है, ये, Fe का क्या है, ये। जिसका आरपी ज्यादा है वो कैथोड होना चाहिए, इसका मतलब कॉपर कैथोड होना चाहिए, है, +2 से 0, इसका मतलब ये सेल भी काम करेगा, ये भी आंसर नहीं है। Fe और Zn को जोड़ा गया है, तो Fe ये है, Zn ये है, Fe ये। जिसका आरपी ज्यादा है वो कैथोड होना चाहिए, Fe का आरपी ज्यादा है, Fe कैथोड होना चाहिए। क्या Fe कैथोड है, +2 से 0, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहां होता है, कैथोड में, इसका मतलब ये सेल काम करेगा, और सेल काम करेगा तो आंसर नहीं, ये वाला आंसर होगा। कॉपर और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर, सिल्वर ये है, सिल्वर का आरपी ये है, जिसका आरपी ज्यादा है वो कैथोड होना चाहिए। सिल्वर का 0.8 है, इसका 0.3 है, तो सिल्वर कैथोड होना चाहिए। क्यों? सिल्वर का आरपी ज्यादा है। और चेक करो यहां सिल्वर एनोड है, सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, सिल्वर एनोड है, और जबकि होना क्या चाहिए, कैथोड, तो ये सेल काम नहीं करेगा, डी नंबर का सेल काम नहीं करेगा। हाँ, डी नंबर का सेल काम नहीं करेगा।
फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट 298 केल्विन। अब देखो ईएमएफ ऑफ सेल चाहिए, तो भाई ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू होता है ई सेल स्टैंडर्ड 0.591 अपॉन एन लॉग क्यूसी। ई स्टैंडर्ड की वैल्यू ये दी है 0.591 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है 2। कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है 2। रिडक्शन कितने का हो रहा है 2। क्यूसी क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सॉलिड का कंसंट्रेशन लिखते नहीं है, इसका कंसंट्रेशन ये है 10 की पावर -3 0.111 10 की पावर -3। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसका लिखोगे नहीं, इसका कितना है 10 की पावर -3 की पावर 2। यहां देखो 2 लिखा है पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ये कट गया, 10 की पावर -3 आएगा तो वो आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1। अब आंसर 10.5 से छोटा आएगा, क्यों? क्योंकि यहां माइनस लगा है। तो 10.5 से छोटा आंसर कौन सा लिखा है चेक करो। ये सारे 10.5 से छोटे हैं। 10.5 देख लेना एक बार, 10.5 है कितना है, हाँ 10.5 माइनस। अब इसको देखो तो यार ये क्या है, नन ऑफ दीज मुझे लग रहा आएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, हाँ आंसर नन ऑफ दीज आएगा। आंसर पॉजिटिव आएगा मगर 10 के आसपास आएगा और यहां 10 के आसपास कोई वैल्यू नहीं लिखी है, इसलिए आंसर क्या आएगा नन ऑफ दीज। आंसर कितना आएगा नन ऑफ दीज। अब इसको करो यस। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is 0.1 which become 0.001 m after 5 minutes. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखो आपको A0 की वैल्यू दी है, AT की वैल्यू दी है, T दिया है, K पूछ रहा है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K ये होता है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, वैल्यू हमेशा सेकंड में डालते हैं। यदि वैल्यू ऑप्शन मिनट में हो तो मिनट में डालो, नहीं तो हमेशा सेकंड में। अब यार इसको सॉल्व कर लो। आंसर देखो मिनट में चाहिए, मिनट इनवर्स, तो ये 60 हटा दो। आंसर उसको किस में चाहिए मिनट इनवर्स में, तो मैंने 60 हटा दिया। अब देख लो अब ये कितना हो जाएगा, ये 100 आ गया। 100 का मतलब 10 की पावर 2, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 6 0 6 4 दशमलव 5 से डिवाइड कर दो तो 5 9 45, ये आंसर आएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 9 क्या होगा 45 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? कैसे किया? अब देखो नीट 2021, आई थिंक ये फाइनल पेपर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है? मेटल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट किया गया है। सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, ये हिल गया है। यहां पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट किया गया है, ये डिकम्पोजिशन हुआ है, ये डिकम्पोजिशन हुआ है। यहां पे मेटल, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यहां पे मेटल और हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहां पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्रोनियम एल्युमिनियम से एक्सचेंज हो रहा है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डी है।
है ना। अब अगला क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज दिस। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखिए एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, जिसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है उसमें कौन कौन से आयन है, एसीटेट आयन और H आयन। एसीटेट आयन किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, तो इसको जोड़ दो। 9 ये देखो जुड़ गया, प्लस H आयन किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इसको जोड़ दो। एसीटेट आयन इससे मिल गया, H आयन इससे मिल गया, तो एक्स्ट्रा आयन कौन सा आ गया, सोडियम आयन और Cl आयन एक्स्ट्रा आ गए, इसको माइनस कर दो, तो सोडियम से सोडियम कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, तो इसको माइनस कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है 126, माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या लिखा है 426 और ये क्या लिखा है 126, तो यहां कितना आया 300 आया, तो ये लगभग 391 के आसपास आएगा, लगभग 391 के आसपास आएगा। यस। अब इस क्वेश्चन को देखो, फॉर ए रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो डेल्टा H की वैल्यू बच्चों निगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, क्यों, एनर्जी निकल गई तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो यहां पे क्या है, रिएक्टेंट की इतनी है, प्रोडक्ट की इतनी है, लगभग बराबर है। यहां पे प्रोडक्ट की ज्यादा है, ये तो गलत हो गया। यहां पर प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, और यहां पर भी प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहां पर एक्सोथर्मिक समझ में आ रहा है, ये देखो प्रोडक्ट की इतनी है और रिएक्टेंट की इतनी है, यहां पे ये लगभग बराबर लग रहा है, तो ये वाला आंसर है, यहां पर लगभग बराबर लग रहा है। चेक करो, ये और ये लगभग बराबर लग रहा है, और जबकि इनके बीच में गैप होना चाहिए बड़ा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग सोल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर P1, 10 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा, अब देखो मास सबका सेम है, सबको 10-10 ग्राम लग रहा है, अब वॉल्यूम भी सबका सेम है। वो पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर बताओ। अब यार देखो पाई इक्वल टू होता है ICRT। अब यदि मैं इसको खोल दूं, पाई इक्वल टू सी को खोल दो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। अब गौर से देखो, हर सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम है, हर सॉल्यूशन के लिए R सेम है, हर सॉल्यूशन के लिए I सेम है। क्यों, ग्लूकोज का I1 होता है, यूरिया का I1 होता है, सुक्रोज का I1 होता है, सबका I सेम है, सबका T सेम है, सबका R सेम है, सबका वॉल्यूम सेम है, सबका मास सेम है, तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मॉलिक्यूलर वेट के। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, ग्लूकोज का होता है 180 और सुक्रोज का होता है 342। तो इसका मतलब यूरिया का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। यूरिया का प्रेशर कौन सा है, P2। फिर ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज का कौन सा है, P1। सबसे कम सुक्रोज का होगा, सुक्रोज का कौन सा है, P3। तो P2 P1 P3, ये देखो बात समझ पाए। अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद द बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो। अब इनके मोल के रेशियो दिए हैं, बेंजीन के मोल दिया है, ऑक्टेन का मोल दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो यार सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला होता है
अब ए को आप मान लो बेंजीन और बी को आप मान लो ऑक्टेन, तो अब वैल्यू डाल दो। ए का स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर क्या है, बेंजीन का कितना है 280 इंटू ऑक्टेन का कितना है 420 इंटू, अब देखो इंटू, अब हमें क्या लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और दोनों के मोल कितने हुए 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, मोल ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन समझ में आया कैसे निकाला, मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल कितने होंगे दोनों का सम। मोल ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल दोनों का सम। मोल फ्रैक्शन लिखना होता है ना, अब कट्टम काट कर लो, तो 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 8 पंच 40, 5 चौको 20, 36 18, 15 1 16, 8 और 16, तो 8 8 16, 12 1 13 और 3, 336 आ रहा है। यस यस वेरी गुड। इसको देखो, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.005 m एस्टिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एस्टिक एसिड। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी का निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस एट वी डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस एट वी डाइल्यूशन, उसी मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही तो फार्मूला है। अब मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन ये दिया है 0.77 कंसंट्रेशन पे कितना है 20। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, यहां से मोलर कंडक्टेंस ऑफ HN ये दिया है और ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन है, लिखा नहीं है मगर ये एसीटेट आयन ही होगा, है ना, यहां पे मिसिंग है, ये एसीटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस है। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, इन दोनों का सम 400, तो ये हो गया 1/8, 1/20 हो गया, सॉरी। बात समझो, फिर से मैं सबको समझा देता हूं, गलती कहां है फिर से मैं समझा देता हूं। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अच्छा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, गौर से देखना, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, बड़ा क्वेश्चन है। तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट वी डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H आयन का कंडक्टेंस दिया है, तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसीटेट आयन का कंडक्टेंस होगा, यहां मिसिंग है। तो एस्टिक एसिड का कंडक्टेंस क्या होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ऐसे। तो इन दोनों का सम करोगे तो 350 और 50 400, तो अल्फा की वैल्यू 1/20 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/20 का मतलब होता है 10 की पावर -3 इंटू 5, है कि नहीं भाई। 0 पॉइंट लगाया, एक 0 0 एक और 0, फिर 5 आएगा ये, तो इसको क्या लिखोगे 5 इंटू 10 की पावर 3। अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब आप लगाओगे के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू दी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू दी है और 1 माइनस अल्फा। अब इसको काउंट कर लो तो ए आ जाएगा, के ए आ जाएगा। अब आप इसको काउंट करोगे तो के ए की वैल्यू आ जाएगी
ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस ln k वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, द वैल्यू ऑफ Ka फॉर द रिएक्शन। अब देखो ln k वर्सेस 1/t का स्लोप ये होता है, इसकी इक्वेशन ये होती है। आप लोगों को मैंने वन शॉट में भी करा रखा है, क्लास के अंदर भी करा रखा है, हर जगह करा रखा है। ये y है, ये x है, ये c है, तो ये स्लोप है। तो स्लोप की वैल्यू आ रही है -EA/r। उनके हिसाब से स्लोप कितना है, -5 × 10⁻³ EA निकालना है। r की वैल्यू इन्होंने ये दे रखी है, बस r मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो जूल, अब किलो जूल बनाने के लिए डिवाइड कर दो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 चौको 20, 5 एकम 5, 2 7, 5 3 15 और 5 8 40, 40 और 1 41, 41 आ रहा है, 41.5 ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 41.5। मैंने क्या किया जरा देख लो, ln = -EA/r 1/t प्लस ln A इक्वेशन होती है। कंपेयर किया तो स्लोप की वैल्यू ये निकल के आ गई। आपको स्लोप की वैल्यू डाल दी, r की वैल्यू डाल दी, ये निकाल लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की होगी, जो सुधांशु सर लेंगे, यदि वो नहीं लेंगे तो फिर मैं लूंगा, ठीक है। तो कल जो होगा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का, सॉरी कल इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू होंगे, तो आप कल इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू करिएगा वन शॉट में, पूरे एक शॉट में इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और पूरी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 सब टॉपिक, जिनसे 130 नंबर के ऊपर का पेपर आएगा, उसका वीडियो मैं मेन चैनल पे आज डाल दूंगा। आप उसको बहुत अच्छे से उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उतने सब टॉपिक की इफिशियंसी आपको 100% रखनी है, हमेशा रखनी है, ठीक है। अब मैं मिलूंगा अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और मेहनत भी करते रहें लगातार। क्लियर है? आपको इसके नोट्स इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, 15 से 20 मिनट में इसमें लगा दूंगा, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, सर्वेश दीक्षित CSD ऑफिशियल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, बाय बाय। सारे फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने PYQ करा दिए हैं लास्ट 5 ईयर के, लास्ट 5-6 ईयर के। आप इनको एक बार और लगा लीजिएगा पेपर से पहले, ये दोनों स्लाइड को आप स्टोर कर लीजिएगा, पेपर से पहले एक बार इनको और कर लीजिएगा, ठीक है।